गुड इवनिंग 11th क्लास स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों। अब घर बैठे पढ़ाई होगी फ़ोन पर, जब हमारे आईटी एक्सपर्ट वंश कैमरामैन यश के साथ होंगे आपके अमित सर लाइव। केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है, आपका अभिनंदन है। मेरे प्यारे बच्चों, बैकबोन ऑफ केमिस्ट्री जिसे कहा जाता है, जिस चैप्टर का नाम होता है, उसे केमिकल बॉन्डिंग के नाम से पहचाना जाता है। और केमिकल बॉन्डिंग हम अपने पिछले कुछ दिनों से कंटिन्यू कर रहे हैं। आशा करते हैं बड़ा एंजॉय और मस्ती के साथ, एक उत्साह, जोश, उमंग के साथ आप इस चैप्टर को एंजॉय कर रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक शुरू करने से पहले एक बार हल्का सा प्रकाश डालते हैं जो हम अभी तक आपको पढ़ा चुके हैं। जैसे कि बहुत प्यारा और इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा चल रहा है बॉन्डिंग के अंदर, एंड दैट्स सो कॉल्ड एज हाइब्रिडाइजेशन। मेरे प्यारे बच्चों, विभिन्न तरह की हाइब्रिडाइजेशन हम आपको समझा चुके हैं, लेकिन उनमें से आज मुख्य तौर पर कुछ एग्जाम्पल मैंने यहां पर लिखे हुए हैं। सबसे पहले आज हम शुरुआत करेंगे, इसी के रिकैप से हम लोग बात करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, हाइब्रिडाइजेशन अगर sp होती है तो ज्योमेट्री लीनियर होती है, अर्थात शेप मॉलिक्यूल की लीनियर होती है, और उसमें जो बॉन्ड एंगल होता है दैट इज 180 डिग्री। उसमें बॉन्ड एंगल 180 डिग्री का होता है। इसी प्रकार अगर हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है तो शेप ट्रायंगुलर प्लेनर होती है और बॉन्ड एंगल आपका 120 डिग्री का होता है। तीनों बॉन्ड एंगल 120 डिग्री के होते हैं। इसी प्रकार अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है तो मॉलिक्यूल की जो शेप है और ज्योमेट्री है वो टेट्राहेड्रल होती है और बॉन्ड एंगल उसमें 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। बारी है अगर sp3 डी हाइब्रिडाइजेशन है तो ट्रायंगुलर प्लेनर बाई पिरामिडल ज्योमेट्री होती है। वहां पर तीन बॉन्ड प्लेन में लाई करते हैं और एक अबव द प्लेन और एक बिलो द प्लेन। तो तीन बॉन्ड एंगल तो आपके 120 डिग्री के होते हैं और दो बॉन्ड एंगल आपके 90 के होते हैं। जैसे कि से फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें, इस तरह की ये ज्योमेट्री होती है। ये तीन बॉन्ड एंगल, यहाँ पर sp3d की हम बात कर रहे हैं, ये जो तीन बॉन्ड एंगल हैं ये आपके 120 डिग्री के होते हैं और एक होता है अबव द प्लेन और एक होता है बिलो द प्लेन। ये दो बॉन्ड एंगल आपके 90 डिग्री के होते हैं। इसके बाद बात करते हैं ये वाली ज्योमेट्री जिसे sp3d2 के नाम से पहचाना जाता है। ये केमिस्ट्री की वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ज्योमेट्री में से एक है। इसे बहुत अच्छे से आप लोग लर्न करेंगे। हर पल आपके साथ रहना चाहिए, हर पल आपकी ये लर्न रहनी चाहिए। sp3d2 में 6 बॉन्ड होते हैं, 6 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होते हैं और यहाँ पर जो शेप होती है इसमें 4 प्लेनर होते हैं, एक अबव द प्लेन और एक बिलो द प्लेन, और 6 के 6 जो बॉन्ड एंगल होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। ऑलराइट, ज्योमेट्री का नाम ऑक्टाहेड्रल, 6 के 6 बॉन्ड एंगल 90 डिग्री के यहाँ पर होते हैं। इसे आप हाईलाइट रखेंगे, इसे आप अच्छे से लर्न करेंगे। ऑलराइट, बढ़ते हैं आगे। लास्ट काइंड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन आपकी जो होती है दैट इज sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन, जहां पर ज्योमेट्री आपकी होती है पेंटागोनल बाई पिरामिडल। यहां पर 5 बॉन्ड एंगल आपके 72 डिग्री के होते हैं। ये इस प्रकार आपके 5 जो बॉन्ड होते हैं ये प्लेन के अंदर लाई करते हैं और यहां पर आपका जो बॉन्ड एंगल होता है वो 72 डिग्री का होता है। साथ के साथ एक बॉन्ड अबव द प्लेन, एक बॉन्ड बिलो द प्लेन। ये दो बॉन्ड एंगल, ये वाला और ये वाला, आपके 90 डिग्री के होते हैं। ऑलराइट मेरे प्यारे बच्चों, इसके साथ साथ कुछ और एडिशनल क्वेश्चंस आपको तैयार करने होते हैं। जैसे आपसे पूछा जाता है भाई बताओ यहाँ पर डी कौन सा ऑर्बिटल इस्तेमाल हुआ है, तो याद रखेंगे इट इज dz²। इसके साथ साथ एक और हाइब्रिडाइजेशन होती है जिसे dsp3 कहा जाता है। वहां पर याद रखेंगे इट वॉज dx²y² का हम इस्तेमाल करते हैं। sp3 टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है, dsp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है जहां पर आपकी शेप स्क्वायर प्लेनर होती है और चारों बॉन्ड एंगल 90 डिग्री के होते हैं। इसके साथ साथ मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर दूसरी ज्योमेट्री d2sp3 भी हो सकती है। डेटा सब कुछ सेम रहेगा और 2d ऑर्बिटल जो यहां पर हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो dx²y² और dz² का हम इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं sp3d3 और इसी के ही जैसी एक नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन हो सकती है d3sp3।
वहां पर भी क्या होता है, वहां पर भी शेप पेंटागोनल बाइपिरामिडल होती है और बॉन्ड एंगल इस प्रकार दो सेट में होते हैं। यहां पर जो 3D के ऑर्बिटल हम इस्तेमाल करते हैं वो आपके DXY, YZ एंड DXZ का हम इस्तेमाल करते हैं। इसी प्रकार आज आगे बढ़ने से पहले अभी तक हमने रिकैप कर लिया, आसानी से अपने प्रीवियस 2-3 लेक्चर को हमने रिवाइज कर लिया। मेरे प्यारे बच्चों, ये जानकारी बिल्कुल आपके दिमाग पे हर पल, हर लम्हा, हर वक्त, हर क्लास में आपकी मेमोरी पे चिपकी हुई होनी चाहिए। ऑलराइट, चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब करते हैं आज के टॉपिक में आगाज करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है, ऑलराइट, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू कैलकुलेट द हाइब्रिडाइजेशन। मेरे प्यारे बच्चों, ये जो आपका टॉपिक होता है कि हाइब्रिडाइजेशन हम कैसे निकालते हैं, इसमें 2-3 तरीके होते हैं हाइब्रिडाइजेशन को निकालने के। एक तरीका वो है जो जनरली स्कूल्स में पढ़ाया जाता है, जहां हाफ ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस मोनोवैलेंट एटम प्लस माइनस चार्ज, कुछ ऐसा लंबा सा फॉर्मूला होता है। जनरली ये जो फॉर्मूला होता है जो आपके स्कूल लेवल पे स्कूल में आपको टीचर्स पढ़ाते हैं, मैंने प्रैक्टिकली इसको बड़ा हार्ड सा समझने में पाया है, राइट। और ज़्यादातर मैंने बच्चों को उस फॉर्मूले में कन्फ्यूज्ड भी देखा है। अब हम और आप चीज़ों को टिपिकल बनाने के लिए नहीं है, हम क्या करेंगे, कुछ एक डायरेक्ट सा शॉर्टकट सा मेथड आपको बताएंगे और उस मेथड की मदद से आप आसानी से किसी भी मॉलिक्यूल या मॉलिक्यूलर स्पीसी या कोई भी अगर आयन है तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो आज का टॉपिक 11th क्लास, हाउ टू कैलकुलेट हाइब्रिडाइजेशन। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे बेस्ट मेथड, सबसे आसान, और किसी भी टाइप के मॉलिक्यूल में अगर हाइब्रिडाइजेशन निकालनी हो तो याद रखना इसी फॉर्मूले को बेटर से बेस्ट माना जाएगा। फॉर्मूला क्या है, मैं रिपीट करता हूं। फॉर्मूला है स्टेरिक नंबर मेथड। हम इसमें क्या करते हैं, स्टेरिक नंबर निकालते हैं किसी भी मॉलिक्यूल का या आयन का। अब स्टेरिक नंबर कैसे कैलकुलेट किया जाता है? स्टेरिक नंबर कैलकुलेट किया जाता है कुछ इस प्रकार, कुछ ऐसे इसको कैलकुलेट करते हैं कि नंबर ऑफ एटम्स अटैच टू द सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम से कितने एटम्स अटैच हैं, प्लस लोन पेयर, बस। अब अगर हमारा स्टेरिक नंबर 2 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन sp, अगर 3 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन sp2, 4 आता है sp3, 5 आता है स्टेरिक नंबर sp3d, 6 आता है sp3d2, 7 आता है sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन हमारी आती है। तो एक बार याद रखेंगे, सबसे पहले फॉर्मूले को लर्न करें। फॉर्मूला है सेंट्रल एटम से कितने एटम्स अटैच हैं प्लस लोन पेयर। बड़ा सरल, बड़ा आसान, अपने दिमाग में बस एक छोटी सी लाइन मुस्कुराहट बनाए हुए आप इस लाइन को अपने दिमाग पे बैठा लें। और फिर हमने क्या कहा, अगर स्टेरिक नंबर 2 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन sp है, 3 आता है sp2, 4 आता है sp3, 5 आता है sp3d, 6 आता है sp3d2, 7 आता है sp3d3। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, अगर स्टेरिक नंबर 2 आता है sp, अगर 3 आता है sp2, 4 आता है sp3, 5 आता है s से शुरू करो s, p के तीनों खत्म, एक d, ऐसे भी आप इसको लर्न कर सकते हैं। ऑलराइट, तो बड़ा आसान है, बड़ा सरल है। चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, पहला मॉलिक्यूल हम लेते हैं, दैट इज BeCl2 का हम एग्जाम्पल लेते हैं। ऑलराइट, अब BeCl2 में हम निकालने की कोशिश करते हैं स्टेरिक नंबर। आप जानते हो स्टेरिक नंबर का फॉर्मूला हुआ सेंट्रल एटम से कितने एटम्स अटैच हैं, 2 एटम अटैच हैं, तो ये आपका 2 हो गया, प्लस यहाँ पर सेंट्रल एटम पे कोई भी लोन पेयर नहीं है तो हम लिख देंगे 0, यानी कि स्टेरिक नंबर आपका 2 आ गया। अगर स्टेरिक नंबर 2 आ गया तो आप जानते हैं स्टेरिक नंबर 2 आने का मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp, मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री लीनियर और बॉन्ड एंगल आपका हो जाएगा 180 डिग्री।
ऑल राइट, तो यहां पर आप BeCl2 के बारे में बड़े अच्छे से आप कमेंट कर सकते हैं। क्या कमेंट कर सकते हैं कि भाई इसमें sp हाइब्रिडाइजेशन है, मॉलिक्यूल आपका लीनियर है, और यहां पर जो बॉन्ड एंगल है आसानी से प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि वो 180 डिग्री का है। ऑल राइट, यहां पर मॉलिक्यूल जो है वो 180 डिग्री का है और एंगल जो है वो 180 डिग्री है। दरवाजा बंद कर दीजिए। इसके बाद सवाल आता है नेक्स्ट, देन वी कम टू द नेक्स्ट पार्ट। अब सेकेंड एग्जाम्पल आता है। मान लो आपके पास है BCl3। मेरे प्यारे बच्चों, जहां तक BCl3 की हम बात करते हैं, अब BCl3 में निकालने की कोशिश करिए। सेकेंड केस में आप निकाल रहे हैं स्टेरिक नंबर, और स्टेरिक नंबर BCl3 में यहां पर आप देखिए सेंट्रल एटम है आपका, और सेंट्रल एटम है आपका दैट इज बोरोन। बोरोन है। अब बोरोन से 3 एटम अटैच है, सो नंबर ऑफ एटम्स अटैच टू द सेंट्रल एटम दैट इज इक्वल टू 3। ये 3 है, कोई भी लोन पेयर नहीं है, 0, आंसर आ गया 3। अब आप जानते हैं अगर स्टेरिक नंबर 3 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन sp2, यानी कि BCl3 के बारे में आप बात करेंगे कि भैया हाइब्रिडाइजेशन है sp2, और आप जानते हैं ट्राइंगुलर प्लेनर इसकी ज्योमेट्री होगी, ट्राइंगुलर प्लेनर इसकी ज्योमेट्री होगी, और बॉन्ड एंगल यहां पर होगा दैट इज 120 डिग्री। तो इस प्रकार एक लाइन का फॉर्मूला, आसान सा फॉर्मूला, और सीधे चीजें बेटर से बेस्ट, आसान से आसान, और बिंदास और मस्त तरीके से, किस तरीके से केमिस्ट्री हंसते हंसते आपके मन पे और आपके दिल पे वास करती है। चलो मेरे प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। आपसे पूछा जाए भाई अब नेक्स्ट एग्जाम्पल हम ले रहे हैं CH4 का, तो सबसे पहले आप लोग क्या करने वाले हैं। CH4 में आपके पास सेंट्रल एटम है, और सेंट्रल एटम है दैट इज कार्बन। ऑल राइट ऑल ऑफ यू, सेंट्रल एटम है कार्बन। अब आपने करना क्या है, इसमें आप सीधा स्टेरिक नंबर निकालेंगे। स्टेरिक नंबर में सेंट्रल एटम से आप देखो 4 एटम अटैच हैं, तो नंबर ऑफ एटम्स अटैच ये हो जाएंगे 4। कार्बन पे कोई भी लोन पेयर नहीं होता, 0, आंसर आ गया 4। आप जानते हैं अगर स्टेरिक नंबर 4 आएगा हाइब्रिडाइजेशन sp3, और बस फटाफट अब CH4 भैया हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, और ये मॉलिक्यूल टेट्राहेड्रल है, और इसके बाद आप कमेंट करेंगे यहां पर बॉन्ड एंगल 109 डिग्रीज 28 मिनट्स का है। बस चीजें आसान, सिंपल, बेटर, बेस्ट। इस प्रकार आप क्या करेंगे, इस प्रकार आप सारी चीजों को हंसते खेलते हुए आसानी से लेकर आगे बढ़ेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूं फटाफट अब आप इसका स्क्रीनशॉट लें, क्योंकि हम झटैक से इसको करने वाले हैं फिर रब। चलते हैं अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका, एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ऑफ PCl5। अब हम PCl5 एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, सेंट्रल एटम यहां पर फास्फोरस है। ऑल राइट, अब निकालने वाले हैं स्टेरिक नंबर। स्टेरिक नंबर कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ एटम्स अटैच टू द सेंट्रल एटम 5 हैं, साथ के साथ फास्फोरस पे यहाँ किसी तरह का कोई लोन पेयर नहीं है, तो आंसर आ गया 5। और आप जानते हैं अगर 5 आएगा तो हाइब्रिडाइजेशन आपकी होगी sp3d। ऑल राइट, तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन sp3d होने वाली है। इसमें शेप होगी ये वाली, ट्रायंगुलर प्लेनर बाई पिरामिडल। तो यहाँ पर आप शेप के बारे में अब लिखने वाले हैं भाई, ट्रायंगुलर प्लेनर बाई पिरामिडल, ये शेप होने वाली है, बाई पिरामिडल शेप होने वाली है। ऑल राइट ऑल ऑफ यू, साथ के साथ आप इस मॉलिक्यूल पे कमेंट करने वाले हैं कि PCl5 के अंदर 3 बॉन्ड एंगल 120 डिग्री के होने वाले हैं, और 2 बॉन्ड एंगल यहाँ पर 90 डिग्री के होने वाले हैं। ऑल राइट मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रकार आप एक एक करके एग्जाम्पल में आगे बढ़ते चले जाइएगा। आज का लेक्चर पिछले 2 लेक्चर का एक तरीके से हल्का सा रिकैपिटुलेशन भी है। मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट बात करते हैं SF6 की। अब SF6 के अंदर
मेरे प्यारे बच्चों स्टेरिक नंबर निकालते हैं। स्टेरिक नंबर आपने निकाला, नंबर ऑफ एटम्स अटैच टू द सेंट्रल एटम 6 प्लस कोई भी लोन पेयर नहीं है, आंसर आपका 6 आ गया। अगर 6 आंसर आता है तो आपकी जो ज्योमेट्री हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, यहां पर sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगी और ज्योमेट्री जो आपकी होगी वो होगी ओक्टाहेड्रल, वो होगी आपकी ओक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी ओक्टाहेड्रल और 6 के 6 बॉन्ड एंगल आपके होंगे 90 डिग्री के। मेरे प्यारे बच्चों बार बार सर आपके क्यों ये सारी चीजें रिपीट कर रहे हैं? इसलिए रिपीट कर रहे हैं ताकि ये चीजें 2 साल के लिए परमानेंटली मेरे 11th क्लास के जो चहेते बच्चे हैं इनके दिमाग पर बैठ जाए, दिमाग से दिल पे उतर जाए और एग्जामिनेशन आने पर वो चीज एज इट इज आपकी आंसर शीट पे उतर जाए। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब आता है IF7 करते चले जाओ, मैं आपसे कहता हूं कैलकुलेट करते चले जाओ, हाइब्रिडाइजेशन बोलते चले जाओ, शेप बोलते चले जाओ, बॉन्ड एंगल बोलते चले जाओ ताकि चीजें बेटर से बेस्ट हो जाए। मयंक एंड मनन, आन्या तोमर, वाशु, अभय चिल्लर, सारे के सारे एक बात अपने दिमाग पे बैठा लीजिए कि केमिस्ट्री अब होगी आसान क्योंकि साथ हैं आपके अमित चौहान। मेरे प्यारे बच्चे आन्या तोमर, मैं आपसे पूछता हूं, आप मुझे बताइए क्या अब भी आपको केमिस्ट्री का फोबिया है, डर लगता है या आपको लगता है कि केमिस्ट्री आसान है? फटाफट व्हाट्सएप पर रिप्लाई करेंगे आफ्टर द लेक्चर। हाउ डू यू फील राइट नाउ इन केमिस्ट्री? ऑलराइट मेरे प्यारे पुत्र, कुछ भी चीज टिपिकल नहीं होती, टिपिकल होता है तो हमारी सोच टिपिकल होती है उस पर्टिकुलर विषय के बारे में। आपने एक बार सोच लिया, ठान लिया कि इसे करना है, आसान बनाना है, तो चीजें आसान अपने आप हो जाती हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब IF7 की बात, सेंट्रल एटम से 7 एटम अटैच हैं, यहां पर आप स्टेरिक नंबर निकालने वाले हैं। आपने 7 प्लस लोन पेयर एक भी नहीं है 0, सीधा आंसर आया 7। अब आप यहां पर बताने वाले हैं भैया शेप हो जाएगी इसकी पेंटागोनल बाई पिरामिडल, शेप होगी पेंटागोनल बाई पिरामिडल शेप होने वाली है और यहां पर शेप होगी ये वाली, 5 बॉन्ड एंगल यहां पर होंगे 72 डिग्री के और 2 बॉन्ड एंगल होंगे यहां पर, दैट इज आपके 2 बॉन्ड एंगल होंगे 90 डिग्री के। अब हम क्या करते हैं, इतना आशा करता हूं बहुत अच्छे तरीके से आपके बिल्कुल प्यार से समझ में आ गया होगा। चलो फटाफट करो इसे नोट, क्योंकि खटैक से फिर हम इसको करने वाले हैं रब। 11th क्लास अब बारी है कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स को पुटअप करने की, ऐसे एग्जाम्पल को पुटअप करने की जो क्लास 12th MCQs, नीट और जेई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो 5 मिनट अब पल के झपकने ना पाए। ऑलराइट, पहला एग्जाम्पल हम यहां पर लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल NH3 मॉलिक्यूल का लेते हैं। NH3 मॉलिक्यूल के अंदर यहां पर आपका एक लोन पेयर होता है। इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल हम वाटर का लेते हैं। वाटर के अंदर ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर आपके होते हैं। इसके बाद थर्ड एग्जाम्पल हम SF4 मॉलिक्यूल का लेते हैं। यहां पर आपका सल्फर पे एक लोन पेयर होता है। कुछ और अतिरिक्त एग्जाम्पल यहां पर ले रहे हैं और अतिरिक्त एग्जाम्पल हैं हमारे पास। पहले इन तीनों को करते हैं। चलिए भाई सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, निकालते हैं स्टेरिक नंबर और स्टेरिक नंबर सबसे पहले निकालते हैं NH3 के अंदर। मेरे प्यारे बच्चों नंबर ऑफ एटम्स अटैच टू द सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम से 3 एटम अटैच हैं तो आप यहां पर लिखने वाले हैं 3 प्लस इंपॉर्टेंट दिस टाइम एक है लोन पेयर। लोन पेयर आप जानते हैं सेंट्रल एटम का वो इलेक्ट्रॉन पेयर जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता, मतलब वो पेयर इलेक्ट्रॉन का जो खाली सेंट्रल एटम को ही बिलोंग करता है और जो साइड में एटम होते हैं उससे उसका कोई लेना देना नहीं होता। ऑलराइट, तो यहां पर आपका एक लोन पेयर है, आंसर आपका आ गया 4 और 4 का मतलब समझ जाइएगा
शेप होगी टेट्राहेड्रल। शेप होगी टेट्राहेड्रल, आपकी ज्योमेट्री होगी, और यहां पर आपका बॉन्ड एंगल होगा 109 डिग्रीज 28 मिनट्स, राइट, होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट आता है, देन वी कम टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट है यहां पर H2O की बात करते हैं। H2O में अब स्टेरिक नंबर निकालते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, H2O में सेंट्रल एटम आपका ऑक्सीजन होगा। यहां पर सेंट्रल एटम से 2 एटम अटैच हैं, तो आप 2 यहां पर लिखने वाले हैं। साथ के साथ अब सेंट्रल एटम पर आपका 1 और 1 2 लोन पेयर आपके अटैच हैं, तो आप यहां पर लिखेंगे 2, ऑल राइट, और यहां आपका आंसर आ गया 4। यानी कि एक बार फिर से जो ज्योमेट्री यहां पर बनने वाली है वो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री आपकी बनने वाली है, और होना चाहिए बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए, दैट इज 109 डिग्रीज 28 मिनट्स आपका होना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल SF4 मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल यहां पर लेते हैं, और यहां पर स्टेरिक नंबर को कैलकुलेट करने का प्रयास करते हैं। सेंट्रल एटम से आप सल्फर होगा, 4 एटम्स अटैच हैं, तो आप ये 4 प्लस 1 लॉन पेयर है यहां पर, आप लिखेंगे 1, आंसर आ गया 5, और सीधा आप जानते हैं अगर स्टेरिक नंबर 5 आता है, हाइब्रिडाइजेशन sp3d होने वाली है, और sp3d का मतलब है ट्राइंगुलर प्लेनर बाइपिरामिडल। तो यहां पर आप फिर शेप का ज्योमेट्री का नाम लिखने वाले हैं, और ज्योमेट्री का नाम हो जाएगा ट्राइएंगुलर प्लेनर, ट्राइएंगुलर प्लेनर, ट्राइएंगुलर प्लेनर बाइपिरामिडल, बाइपिरामिडल, बाइपिरामिडल। आप फिर इसके बारे में कह सकते हो कि 2 बॉन्ड एंगल 90 डिग्री के होने वाले हैं, और 3 बॉन्ड एंगल आपके जो होने वाले हैं दैट इज ऑफ 120 डिग्री। इसके बाद आगे नेक्स्ट पार्ट आता है, देन वी कम टू द नेक्स्ट पार्ट। मेरे प्यारे बच्चों, और भी कई एग्जाम्पल अगर आपसे पूछे जाएं, आपसे अगर कुछ और एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, जैसे कि से फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आपसे पूछा गया कि भाई XeF2 में बताइएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, 4th एग्जाम्पल है XeF2, 12th क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर आपके जीनोन पे 3 लोन पेयर होते हैं। स्टेरिक नंबर आप निकालने वाले हैं। कैसे स्टेरिक नंबर निकालेंगे? सेंट्रल एटम से 2 एटम अटैच हैं, 2 एटम अटैच हैं, प्लस 2 एटम यहां पर अटैच हैं। लोन पेयर में 1, 2 और 3, आपके 3 लोन पेयर अटैच हैं। स्टेरिक नंबर आ गया 5, और आप जानते हैं अभी ऊपर आपने देखा कि अगर स्टेरिक नंबर आपका 5 आता है, अगर स्टेरिक नंबर 5 आता है तो शेप आपकी होती है ट्रायंगुलर प्लेनर बाइपिरामिडल। आपकी जो शेप होने वाली है वो ट्रायंगुलर प्लेनर बाइपिरामिडल शेप होने वाली है। ऑल राइट मेरे प्यारे बच्चों, अब किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर आप बड़े आसानी से सक्षम हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। बड़े प्यार से, बड़े सरल तरीके से हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। और अगर आप हाइब्रिडाइजेशन बहुत आसानी से निकाल सकते हैं तो आप मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री, आप मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर, आप मॉलिक्यूल का बॉन्ड एंगल चुटकियों में बता सकते हैं। अब बताओ मुझे, 11th क्लास और जितने भी स्टूडेंट्स अगर 12th क्लास के इस लेक्चर को अगर देख रहे हैं, केमिस्ट्री इज नॉट ए मिस्ट्री, इट इज अ फन राइट नाउ। अब ये मिस्ट्री नहीं रहेगी, रहस्य नहीं रहेगा, अब ये मजाक मजाक में, खेल खेल में आपके दिमाग तक आसानी से पहुंचेगी। आशा करता हूं बहुत अच्छे से लेक्चर आपके समझ में आ रहा होगा। फटाफट अब आप क्या करें, इसे नोट करें, क्योंकि खटैक से अब हम इसको करने वाले हैं रब। हाइब्रिडाइजेशन निकालने का एक और मेथड हम आपको सिखाते हैं। ऑल राइट, सेकेंड मेथड है आपका, दैट इज, मान लो अगर हमें हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है और हाइब्रिडाइजेशन अगर CH4 के अंदर निकालनी है तो इसका तरीका क्या है? सबसे पहले अब नोट करेंगे, पहले ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले आप क्या करें, आप टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकालें। 1 कार्बन है और 4 यहां पर हाइड्रोजन है। तो आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे,
सबसे पहले आप वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका सम करेंगे। अब कार्बन के वैलेंस शेल में आपके 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, मल्टीप्लाई आप 4 से कर देंगे और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आ गए आपके 8। तो सबसे पहले आप क्या कार्य करें, सबसे पहले आप सेम कार्य ये करें कि आपने मॉलिक्यूल के अंदर सभी एटम्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का आप सम करें। नाउ अब गौर से सुनिए, अगर सम अप टू 8 आता है, नोट दैट, नोट, अगर सम अप टू 8 आता है, इक्वल टू और लेस देन 8, डिवाइड बाई 2, आप 2 से डिवाइड करें। और सेकंड केस में अगर आपका सम ग्रेटर देन 8 आता है, देन डिवाइड बाई 8। तो बड़ा आसान है, हमने कहा अगर सम 8 तक आए तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, और अगर 8 से ज़्यादा आए तो 8 से डिवाइड कर दीजिए। तो यहां पर आप देखो, आपने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स का सम किया, सम 8 आया, 8 को आप 2 से डिवाइड करेंगे, सम इक्वल टू और लेस देन 8 अगर आता है तो 2 से डिवाइड करना होता है, आप इसे 2 से डिवाइड करेंगे, आंसर आपका 4 आ गया। और 4 का मतलब आप जानते हैं, 4 का मतलब क्या हुआ, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसका मतलब यहां पर जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो sp3 होगी। अब सेकेंड एग्जांपल लेते हैं। सेकेंड एग्जांपल है, जैसे कि आपके पास NH3 मॉलिक्यूल है, यहां पर 1 नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन मल्टीप्लाई बाई 3, यहां पर आपके 3 हाइड्रोजन होते हैं। ऑल राइट, अब यहां पर भी आप सभी एटम्स के नाइट्रोजन और तीनों हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स बैठते हैं उनका आप सम करें। नाइट्रोजन के लास्ट वाले शेल में होंगे 5, क्योंकि नंबर होता है 7, 2,5, प्लस हाइड्रोजन में होता है 1 मल्टीप्लाइड बाई 3, और भैया आ गया 8। अब आप जानते हैं, अगर सम अप टू 8 आता है, अगर अप टू 8, इक्वल टू 8 या लेस देन 8 अगर आता है तो 2 से डिवाइड करना होता है। जब आप 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 आएगी। इसका मतलब यहां पर भी जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो sp3 होगी। ऑल राइट, इसी प्रकार आप H2O में भी बड़े आसानी से निकाल सकते हैं बच्चों। कैसे? 2 मेथड हैं, किसी से भी आप निकालें, आपकी इच्छा, आपकी चॉइस। ऑल राइट, बढ़ते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आगे बढ़ रहे हैं। मान लो आपसे H2O में कोई पूछता है, तो आपके पास 2 तो हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है। अब वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को काउंट करो, हाइड्रोजन में 1 होता है, ऑक्सीजन में होते हैं 6, और टोटल सम आ गया 8। अब आप मुझे बताओ, अगर सम अप टू 8 आता है, अगर सम अप टू 8 आता है, सम आया अप टू 8, अप टू 8 आया, 2 से डिवाइड किया, क्वोशिएंट 4 आया, और अगर 4 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp3। इसका मतलब यहां भी हाइब्रिडाइजेशन sp3, और यहां पर भी आपकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 है। मेरे प्यारे बच्चों, फिर से दोबारा से टॉपिक और आसान कर दिया। आपकी इच्छा, आपकी चॉइस, आप पहले वाले स्टेरिक नंबर मेथड से आप निकालना चाहते हैं, उससे हाइब्रिडाइजेशन निकाल दो। आप यहां पर ये जो डिवीजन मेथड होता है, अगर आप डिवीजन मेथड से अगर आप हाइब्रिडाइजेशन निकालना चाहते हैं, आप इससे भी हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। इस प्रकार आपने देखा किस प्रकार हमारा टॉपिक ये आसान और आसान और आसान लेक्चर बाय लेक्चर बनता जा रहा है। एंजॉय करते रहिए। चलो चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अब हमारे पास जो नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेंगे यहां पर, मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेने वाले हैं अब एक ऐसा केस जहां पर वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन का अगर हम सम करें और वो 8 से ज्यादा है। कैसे? एग्जाम्पल लेते हैं PCl5। अब एक फास्फोरस है, क्लोरीन 5 है,
फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15, मतलब 285। तो लास्ट वाले शेल के इलेक्ट्रॉन ही काउंट करने हैं। तो लास्ट वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 5। क्लोरीन का नंबर होता है 17, लास्ट वाले शेल में इलेक्ट्रॉन होंगे 7। तो 7 मल्टीप्लाइड बाई 5, 7 मल्टीप्लाइड बाई 5, टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 40। अब आप बताओ कौन सा केस यहां पर लागू होगा? सम ग्रेटर देन 8। अगर सम 8 से ज्यादा आता है तो किससे डिवाइड करना है? 8 से डिवाइड करना है। यानी कि ये आया 40 आया तो डिवाइड करोगे 8 से, 8 5 जार 40। ऑल राइट, ये आ गया 0। अब आप जानो कि अगर 5 आ जाए, अगर क्वेश्चन 5 आ जाए तो हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3d। तो यहां पर इस मॉलिक्यूल के अंदर हाइब्रिडाइजेशन होगी। क्या हाइब्रिडाइजेशन होगी? sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। और अगर हम इसकी ज्योमेट्री की बात करते हैं, तो ज्योमेट्री हो जाएगी ट्राइएंगुलर बाई पिरामिडल, और 3 बॉन्ड एंगल यहां पर P और Cl के जो 3 बॉन्ड एंगल होंगे, राइट, 3 जो बॉन्ड होंगे वो 120 डिग्री के होंगे और 2 जो बॉन्ड एंगल होंगे वो 90 डिग्री के होंगे। इस प्रकार आप पूरे कॉन्सेप्ट को कितने ही तरीके से, कितने ही अंदाज से, कितनी ही बारी से करके देख लो, सवाल इंपॉर्टेंट ये है कि आपके दिमाग में बात बैठनी चाहिए। ऑल राइट, अब करेंगे इसको नोट, क्योंकि फिर से होने वाला है रब। मेरे प्यारे बच्चों, अब आपसे क्वेश्चन आता है, कैलकुलेट द हाइब्रिडाइजेशन, इन द फॉलोइंग। अब हम कुछ क्वेश्चंस आपको दे रहे हैं, इनमें आप हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करेंगे और हम तक आंसर फॉरवर्ड करेंगे। पहला आता है, एक मॉलिक्यूल है दैट इज AB3, दूसरा मॉलिक्यूल है यहीं पर AB3, लेकिन यहां पर अवेलेबल है एक लोन पेयर। इसके बाद नेक्स्ट है आपके पास एक मॉलिक्यूल है AB3 और यहां पर A के पास हैं 2 लोन पेयर, राइट। इसका मतलब एटम सेम है, याद रखिए, लेकिन फर्क है, एक बार उस मॉलिक्यूलर स्पीसीज पे कोई लोन पेयर नहीं है, एक बार एक लोन पेयर है, एक बार 2 लोन पेयर है। बढ़ते हैं आगे, आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है C2H6 के अंदर, आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है दैट इज C2H4 के अंदर, आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है दैट इज C2H2 के अंदर, आपको मेरे प्यारे बच्चों हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है दैट इज MnO4 नेगेटिव के अंदर, आपने हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है। कुछ मॉलिक्यूल्स, कुछ एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं जिनके केस में आप हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे और हमें बताएंगे। यहाँ पर आता है ज़ीनोन OF4 और यहाँ पर एक आता है लोन पेयर। ये सारे एग्जाम्पल ऐसे हैं, होमवर्क के तौर पर हम जो आपको दे रहे हैं और ये आपको घर पे सेल्फ ट्राई करने हैं। XEF6 1 लोन पेयर। इसके बाद हम एग्जाम्पल दे रहे हैं 10 आपको BRF3 और यहां पर इस पे होते हैं 2 लोन पेयर। 11 हम आपको दे रहे हैं IF4 और नेगेटिव। इन सब के एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं। इन सब के अंदर आपने मेरे प्यारे बच्चों क्या करना है? हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है। आपको यहां पर निकालनी है हाइब्रिडाइजेशन। ऑल राइट ऑल ऑफ यू, हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, जो भी आंसर आपका आता है वो जरा हमें आप बताएंगे। ऑल राइट, इन सब के केस में
हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है। जो आंसर आता है वो आपने हमें बताना है। अब फटाफट से लो इसका भी स्क्रीनशॉट। ये आपका होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है। लेकिन एक बात ध्यान रखेंगे, यहां पर हमने कुछ एग्जाम्पल जैसे कि C2H6 का लिया हुआ है, तो जो कम मात्रा में होता है वो सेंटर एटम होता है। यहां पर 2 कार्बन सेंटर एटम है, यहां पर भी आप याद रखेंगे 2 कार्बन ये वाले, ये सेंटर एटम हो जाएंगे। ऑल राइट ऑल ऑफ यू, मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूं ये बात आपके बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। ऑल राइट, नोट करिएगा, करते हैं इसको रब। लास्ट पॉइंट हाइब्रिडाइजेशन के केस में जो आप याद रखने वाले हैं, और वो लास्ट पॉइंट क्या है? लास्ट पॉइंट है नोट दैट होमो डायएटॉमिक या हेटेरो डायएटॉमिक या पॉली होमोएटॉमिक molecules do not undergo hybridization. Molecules don't undergo hybridization. मेरे प्यारे बच्चों, याद रखेंगे होमोडायएटॉमिक, जैसे कि H2 है, जैसे कि N2 है, O2 है। होमो का मतलब सेम, दोनों एटम अगर सेम है तो ऐसे मॉलिक्यूल्स के अंदर हाइब्रिडाइजेशन नहीं पाई जाती है। इसके बाद हेटेरोडायएटॉमिक HCl है, भैया दोनों ही कम मात्रा में है। आप किसे सेंटर एटम यहां पर मानोगे तो फिर से कॉन्सेप्ट गलत हो जाएगा। इसका मतलब यहां कोई सेंटर एटम का ही कॉन्सेप्ट नहीं होगा, तो यहां पर भी आप हाइब्रिडाइजेशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा। इसका मतलब HCl में, HF में कोई भी आपके डायएटॉमिक कैसा भी मॉलिक्यूल हो, होमो हो या हेटेरो हो, दोनों एटम सेम हो या दोनों एटम अलग हो, इस पॉइंट को नोट लगा के, अंडरलाइन करके आप अपनी नोटबुक में रिकॉर्ड कर लीजिएगा कि अगर 2 एटम मॉलिक्यूल के अंदर होते हैं तो उसमें किसी तरह की हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती है। साथ के साथ हमने कहा होमो पोली एटॉमिक, मतलब या पोली होमो एटॉमिक, जैसे कि P4 है, S8 है, यहां पर भी 8 के 8 एटम सेम है, 4 के 4 एटम सेम है। ऐसे केसेस में हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती है। तो यहां पर कितने तरह की हाइब्रिडाइजेशन होती है, हाइब्रिडाइजेशन से हमें क्या क्या पता लगता है, कैसे हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट होती है, और आज के लेक्चर में लास्ट में हमने डिस्कस किया किन केसेस में हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती है। तो याद रखेंगे, गौर से अच्छे से लर्न करेंगे। डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स होंगे, अगर 2 एटम है मॉलिक्यूल के अंदर तो ऐसे केसेस में कभी भी हाइब्रिडाइजेशन मॉलिक्यूल के अंदर पाई नहीं जाती है। ऑल राइट, एंजॉय करते रहिएगा, देखते रहिएगा, हमारे चैनल पे बने रहिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, और हाँ, कमेंट करना मत भूलिएगा। आपकी शाम शुभ हो।